परीलोक में छठ पूजा का पर्व। परियों के महल के बाहर बहुत सारी साज सजावट हो रखी थी। फूलों की माला द्वार पर बहुत ज्यादा सज रही थी। सभी परियां साफ सफाई और सजावट की तैयारियों में लगी थी। अरे वाह रानी परी, जरा देखो तो परीलोक में कितनी प्यारी रौनक है। दिवाली के बाद अब सारी परियां छठ पूजा की तैयारी करने लगी है। पूरा परीलोक फूलों की महक और सजावट से बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो नटखट परी। सभी लोग सारे तीज त्योहार खुशी से मिलकर मनाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। छठ पूजा का पर्व नजदीक आ रहा है। धरती पर सभी लोग सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब देखकर तो मेरा मन छठ पूजा के पर्व के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। रानी परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जरा धरती पर तो देखो, सभी लोग सूर्य देवता के लिए सुबह सुबह शीतल जल से स्नान कर रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना के लिए आहार बना रहे हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि सूर्य भगवान इन सभी से प्रसन्न होकर इन्हें सुख समृद्धि और धन दौलत दे। सभी लोगों ने बहुत ही लगन और मेहनत से मिष्ठान और पकवान बनाए हैं। चलो हम भी चलकर बाकी परियों के साथ धरती पर घूमने चलते हैं। हम सभी आपके साथ धरती पर ये खुशहाल दृश्य देखने के लिए आपके साथ चलते हैं रानी परी। परियों के साथ धरती पर भी चारों तरफ छठ पर्व के लिए धूम मची हुई थी। बाजार में तरह तरह के फल, सब्जियां और पूजा करने की सामग्री मिल रही थी। घर में सभी स्त्रियां शीतल जल से स्नान करने के बाद चूल्हे पर मिष्ठान और तरह तरह की पकवान बना रही थी। ये सब देखने के लिए रानी परी अपनी बाकी परियों के साथ धरती पर पहुंच जाती है। आप सभी परियों यहाँ धरती पर हो रहे पर्व का अनुभव लीजिए। तब तक मैं नटखट परी और बाल परी के साथ जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ और घमंडी लोगों को सबक सिखा कर आती हूँ। रानी परी के इतना कहने के बाद परियां अपनी अपनी दिशा में इधर उधर चली जाती है और रानी परी, बाल परी और नटखट परी के साथ लोगों की मदद करने के लिए लोगों पर नजर रखने लग जाती है। तभी वो देखती हैं कि चारों तरफ घरों में रोशनी फैली हुई थी। सब अपने घरों में दीपक जला रखे थे और पूजा पाठ में लगे हुए थे। सभी लोग छठ पर्व को खुशहाली से मना रहे थे। सभी लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। सभी लोगों को पूजा करता हुआ देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घर रानी परी को दिखाई देता है। रानी परी, बाल परी और नटखट परी के साथ अपना भेष बदलने के बाद रानी परी घर के अंदर प्रवेश करती हैं। वो देखती हैं कि घर में सुनार और उसकी पत्नी छठ मैया की पूजा करने के लिए महंगे महंगे मीठे पकवान और हाथ में पैसा गहना लेकर भगवान की पूजा करने में लगे हैं। अरे भाग्यवान, किधर रह गई हो? जल्दी से आकर देवी माँ को भोग लगा दो। और ये क्या, तुमने तो दरवाजे बंद ही नहीं किए, जहाँ पर इतना सारा खजाना रखा हुआ है। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे घर में चोरी हो जाएगी। जल्दी जाकर गेट बंद कर दो। लेकिन मैंने तो सुना है कि दरवाजे बंद करने के बाद घर में लक्ष्मी नहीं आती है, इसलिए हमें घर के दरवाजे खोलकर पूजा करनी चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम भी बहुत भोली हो। देवी लक्ष्मी हमारे पास पहले से ही है। जाओ और जल्दी से घर के दरवाजे बंद कर दो। सुनार की बात सुनकर सुनार की पत्नी घर के दरवाजे बंद करने के लिए दरवाजा पर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी है और पैसे मांग रही है। बहन, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं और मेरे बच्चों ने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम हमें कुछ खाने के लिए अनाज दे दोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुनार की पत्नी अकड़ते हुए बोली, अरे चलो चलो यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज मांगने के लिए। घर देखा नहीं कि मांगने के लिए आ गए। अरे कौन है भाग्यवान, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? बाहर कोई मांगने वाली आई थी। मैंने तो इनसे कह दिया कि घर में कुछ नहीं है और दरवाजा बंद कर दिया। चलो हम पूजा करना शुरू करते हैं। ऐसा कहकर सुनार की पत्नी घर के दरवाजे बंद कर लेती है और अंदर आ जाती है।
बाहर रानी परी अपनी परियों के साथ हंसते हुए वहां से आगे की ओर चली जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये घर बिल्कुल ईमानदार और दयालु नहीं है। उनकी मदद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद रानी परी आगे के घर के दोहे पर निकल जाती है, जहां रानी परी को लगता है कि इस घर को मदद की आवश्यकता है। वो रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती है और उनके घर में खाने पीने का सामान और अनाज की व्यवस्था करती है। इसके बाद सबकी मदद करने के बाद सभी लोग धरती पर छठ पूजा का पर्व मनाते हैं, सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। बाकी की अन्य परियां भी धरती पर होते हुए पर्व को देखकर परीलोक में आपस में मिलकर धूमधाम से छठ पूजा मनाते हैं और एक दूसरे को मिष्ठान और पकवान खिलाते हैं और छठ पर्व की बधाइयाँ देते हैं। सौतेली बेटी और जादुई लिपस्टिक का पेड़। अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई? आज घर में खाना भी बनेगा या हमें भूखे ही मारने का इरादा है? सौतेली माँ के इतना चिल्लाने के बाद भी तुलसी के कमरे से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद तुलसी की सौतेली माँ बिमला उसके कमरे में जाती है, जहाँ तुलसी जमीन पर सो रही होती है। बिमला गुस्से से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है, जिससे तुलसी की नींद खुल जाती है। माँ, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पूरा बिस्तर खराब कर दिया। कमीनी, 1 घंटे से बाहर चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। माँ, वो दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए आँखें नहीं खुली। बहुत अच्छा बहाना बनाया है तुमने, लेकिन ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा। अब जल्दी से उठ और जाकर हम सबके लिए खाना बना, समझी? ठीक है माँ। तभी तुलसी की सौतेली बहन तानिया कहती है, माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनाई दिया तुम्हें? मेरी बेटी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से जा और सबसे पहले उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ले आ। तुलसी किसी तरह से किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तुलसी के पिता त्रिपुरारी वहाँ पर आते हैं। अरे बेटी, तुम इतनी गर्मी में रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे बिमला, तानिया, कहाँ हो तुम लोग? अरे क्या हुआ? क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? कोई आसमान टूट पड़ा है क्या? अरे बिमला, उसी की तबीयत खराब है, कम से कम आज उसे आराम कर लेने देती। देखो तो उसे कितना बुखार है। बुखार उखार कुछ नहीं है, सब काम न करने के बहाने हैं। और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी काम से कैसे वापस आ गए? मेरा काम छूट गया। बस यही सुनना बाकी रह गया था। कितनी मुश्किल से मेरे भाई ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुम्हारे बस का वो भी नहीं रहा। अरे कब तक मेरे भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? बस करो बिमला, तुम्हारा भाई जिस फैक्ट्री पे अपना हक जमा कर बैठा है वो मेरा ही है। वो सब छोड़ो और जाकर खाना बना लो। तुलसी बेटी, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दिला कर लाता हूँ। तबीयत तो मेरी बेटी तान्या की भी खराब है। सुबह से ही उसके सर में दर्द है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस अपनी इस मनहूस बेटी की परी है ना। लेकिन मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों को मेरे हिसाब से रहना होगा। जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। तुलसी, तू कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा घर का काम करेगी तो तबीयत अपने आप सही हो जाएगा। और तुम जाकर अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढो। सबको बस मुफ्त में खाने की बीमारी लग गई है। त्रिपुरारी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी तुलसी से बहुत प्यार करता था और उसी की खातिर उसने बिमला से दूसरी शादी की थी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। यही सोच सोच कर त्रिपुरारी बीमार रहने लगा। त्रिपुरारी का देख रेख करने वाला भी तुलसी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। तुलसी पूरे दिन घर का काम करती, उसके बाद का समय वो अपने पिताजी की सेवा करती। एक दिन त्रिपुरारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बेटी, लगता मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटी, मेरे जाने के बाद बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना बेटी। याद रखना, खाली अंधेरी रात के बाद एक अच्छा सवेरा जरूर आता है। इतना बोलकर त्रिपुरारी ने अंतिम सांस ली। पिता की मृत्यु के बाद बिमला और तान्या का अत्याचार तुलसी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तुलसी चुपचाप उन सबके अत्याचार को सहते रहती है। एक दिन तान्या तुलसी से कहती है, सुन मनहूस, तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है।
कल शाम को इस गांव के सबसे बड़े जमींदार जी अपने बेटे के लिए मुझे देखने आ रहे हैं। तान्या, ये तो बहुत खुशी की बात है और ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं, ये अच्छी खबर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो ये बुरी खबर ही है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी शादी तो करवाने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना पूरा जीवन यहीं रहकर मेरी माँ की सेवा करनी है, समझी? तू हमेशा से ही इस घर की सिर्फ एक नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेगी। आई बड़ी खुश होने वाली। इतना बोलकर तान्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिमला तुलसी से कहती है, अरे ओ मनुष, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ मर गई। जी माँ। मेरी बात को ध्यान से सुन, शाम को जमींदार जी मेरी बेटी तान्या को देखने आ रहे हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे और सबके लिए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान और नाश्ते का भी इंतजाम कर दियो, समझ गई? तब तक हम दोनों माँ बेटी पार्लर से तैयार होकर आते हैं। ठीक है माँ। देखिए जी, मैं अपने इकलौते बेटे के लिए सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। जी, आप जो ढूंढ रहे हैं वो सारा गुण मेरी बेटी में है। आज आप लोग आने वाले थे ना, इसलिए सुबह 4 बजे ही उठकर घर का सारा काम किया है मेरी बेटी ने, और सारा खाना भी उसी ने बनाया है। तभी वहाँ पर तुलसी सबके लिए खाना लेकर आती है। अरे खाइए खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। सब मेरी बेटी तान्या ने अपने हाथों से बनाया है। ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी। ए लड़की, तू अभी तक यहीं पर खड़ी है? जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। हाँ तो बताइए, रिश्ता पक्का समझे? तभी जमींदार और उसका बेटा आपस में कुछ बात करता है। नहीं, हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हम जिस लड़की को आपकी बेटी समझकर यहाँ आए थे वो तो ये है ही नहीं। हम अभी चलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जमींदार और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये सब इसकी वजह से हुआ है। जब तक ये मनुष्य सबके सामने नहीं आई थी तब तक सब मुझे देखकर कितना खुश थे, और जैसे इस मनुष्य ने यहाँ कदम रखा सब मुझे नापसंद करके चले गए। जरूर इसी ने कुछ किया है माँ। कल मुही करम चली, क्या जरूरत थी तुझे सबको अपना सुंदर सा थोबरा दिखाने की? तू अपना मुंह ढककर भी तो आ सकती थी। मैं समझ गई माँ, कल मैंने इसे कहा था कि माँ तेरी शादी कभी नहीं कराएगी, इसी वजह से आज ये इतना सच सवर कर सबके सामने आकर मेरा रिश्ता तुड़वा दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। और फिर उसके बाद बिमला कढ़ाई का गरम तेल लेकर तुलसी के मुंह पर डाल देती है, जिससे तुलसी का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। अब रोना धोना बंद कर और बाजार से जाकर सब्जी ले आ। तुलसी रोते रोते बाजार जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जमींदार का बेटा मिलता है। सुनो, तुम वही हो ना जिसके लिए मैंने उस लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो मामूली सी बदनसीब नौकरानी हूँ। किसके लिए तुम झूठ बोल रही हो और क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम बिमला की सौतेली बेटी हो और उन लोगों ने ही तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी शकल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मेरी इस बदसूरती की वजह से ये समाज और आपके पिताजी कभी मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद जमींदार तुलसी को अपने साथ एक जादुई अम्मा के घर ले जाता है। अम्मा ये देखिए, यही मेरी होने वाली पत्नी है। बहू तो चांद का टुकड़ा ढूंढा है तुमने बेटा, लेकिन ये क्या बेटी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाता है। रोते नहीं बेटी, अंधेरी रात के बाद ही सुबह आता है और तुम्हारी जिंदगी का भी अब सारा अंधेरा खत्म हो चुका है। ये देखो, ये जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। तुम सच्चे मन से इस पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगा लो, उसके बाद चमत्कार देखो।
उसके बाद तुलसी जैसे ही उस जादुई पेड़ में से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही तुलसी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। ये लो बेटी, ये एक डंडा है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक ये डंडा तुम्हारी उस सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन से तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके बाद जमींदार तुलसी से अपना रिश्ता पक्का करके तुलसी के घर से चला जाता है। तो ये कलमुही घर से बाहर जाकर जमींदार के बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और मैं किसी भी हाल में तेरी उस जमींदार के बेटे से शादी नहीं होने दूंगी, समझी? जा और जाकर घर का सारा काम कर। तभी वो डंडा जोर जोर से दोनों माँ बेटी को मारने लगता है। अरे अरे ये क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कोई रोको इसे। माँ इसे रोको, बहुत तेज लग रही है माँ। अगर अब से तुमने तुलसी को परेशान किया तो तुम दोनों की खैर नहीं। अभी से शादी होने तक तुलसी घर का कोई काम नहीं करेगी और घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, तुम दोनों, समझी? नहीं, हाँ करूँगी करूँगी करूँगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं भी करूँगी, मैं अब तुलसी को कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। उसके बाद कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ तुलसी की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। सोनाली और पूनम दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। सोनाली और पूनम दोनों कंगन बेचने का काम किया करती थी। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं पूनम सांवली और छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सोनाली हर वक्त पूनम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन सोनाली और पूनम कंगन बेचने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती है, अरे सोनाली, ये क्या अपने साथ इस काली नाटी पूनम को लेकर घूमती रहती हो? ये इतनी छोटी है, ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ सोनाली, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारी कहीं गुम ना हो जाए, छोटी हाइट की जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अब तुम लोग चलो यहाँ से, निकलो। क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती हो? सोनाली, उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं नाटी और काली हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू सोनाली, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू सोनाली, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। पूनम, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का खाना भी दिया करती। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे भी अच्छा ही होने वाला है। अच्छा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कंगन है। इस कंगन को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और इस सैंडल को पहनते ही
तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। पूनम खुशी खुशी उस कंगन और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और पूनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह सोनाली, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कंगन और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच सोनाली, सच में तुम मेरे लिए कितनी सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चली जाती है। सोनाली, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ, पीने का पानी खत्म हो गया है। पूनम पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वह देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। पूनम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वरना मरना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू? पूनम बिना उसकी बातें को जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो, अपना नाम तो बताती जा। हेलो हेलो, ये तो अपना कंगन भी यहीं छोड़कर चली गई। अरे अपना कंगन तो लेती जाओ। राहुल को पूनम को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आँखों में सादगी, दिल में प्यार, मुझे बरसों से जिस लड़की का था इंतजार, वो लड़की तुम ही हो। मैं तुझे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर पूनम पानी भरकर अपने घर चली जाती है। राहुल पूनम को ढूंढते जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। सोनाली उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और राहुल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओह हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही ढूंढने आया हूँ मैं। क्या? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी खूबसूरत होती है? सोनाली शर्मा जाती है और बोलती है, शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? अब मेरा डायलॉग मेरे पे ही बोल रही हो, वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो? या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं कंगन बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली को राहुल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से पूनम आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब पूनम कंगन बेच रही होती है तभी राहुल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरफ पीछे करने का मतलब क्या है? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये, आपका कंगन उस दिन नदी के किनारे छूट गई थी, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले आई, वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो तुम कौन हो, क्या करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। मैं उससे इस बारे में पूछकर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनाली उधर से आती है और पूनम फिर उसे राहुल के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी राहुल को पसंद करती थी
और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने पूनम को शादी के लिए प्रपोज किया है? पूनम सुंदर है इसलिए ना? तो 1 मिनट रुको। इतना बोलकर सोनाली पूनम से जादुई सैंडल और जादुई कंगन लेकर जला देती है। कंगन और सैंडल जलते ही पूनम फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर सोनाली बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ, क्या अब भी तुम इससे शादी करोगी? नहीं ना, मैं जानती थी तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। चलो पूनम। 1 मिनट रुको सोनाली, मैंने पूनम को दिल से अपनाया है। मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पूनम की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में पूनम के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। पूनम, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और सोनाली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और कंगन की जरूरत नहीं है। राहुल की बात सुन के सोनाली कहती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी ही धूमधाम से पूनम और राहुल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कंगन। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे शादी का तोहफा है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई नाटी और काली कहकर चिढ़ाए। इसके बाद पूनम सोनाली के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपने शादीशुदा जिंदगी राहुल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल के दोस्त से सोनाली की शादी हो जाती है। अब वह भी खुशी खुशी रहने लगती है।